हेलो दोस्तों, मैं योगेश त्रिपाठी द नारायणा एकेडमी से जीएस भाई योगेश सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं भारत में मुस्लिम आक्रमण, मध्यकालीन भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के समय में हुआ। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के समय में हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य भारत में धन दौलत लूटना था और इस्लाम का प्रचार प्रसार करके वापस चले जाना था। यहाँ पर उसका जो मेन उद्देश्य था वो केवल धन दौलत लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था और राजपाट करना नहीं था। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया 712 ईस्वी में। उस समय सिंधु देश पर राजा दाहिर का शासन था, हिंदू राजा दाहिर का शासन था, जब इन्होंने पहली बार वहाँ पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो दूसरे आक्रमणकारी थे महमूद गजनवी, जिनके बारे में आप जानते ही हैं, जिन्होंने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया। और इनका जो सबसे फेमस आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर पर 1025 में किया गया आक्रमण था। महमूद गजनवी के बारे में इतिहासकारों ने ये लिखा है कि वो जहाँ से भी गुजरता था वहाँ पर लाशों के ढेर लगा देता था और वहाँ की नदियों का जल लाल हो जाता था, क्योंकि वो बहुत ही निर्मम तरीके से हिंदू राजाओं की हत्या करते हुए जाता था। दूसरा महमूद गजनवी का एक उद्देश्य ये भी था कि धन दौलत लूटना और यहाँ से चले जाना, यहाँ पर राजपाट करना उसका उद्देश्य नहीं था। और महमूद गजनवी ने ही सबसे पहले बगदाद के खलीफा से यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्ला की उपाधि धारण करी थी। अब यामीन उद दौला होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ और यामीन उल मिल्ला होता है मुसलमानों का सच्चा संरक्षक। तो महमूद गजनवी ने सबसे पहले बगदाद के खलीफा से यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्ला की उपाधि धारण करी तथा सुल्तान पद की वैधानिक उपाधि भी उसने धारण करी। अब महमूद गजनवी के बाद आया हमारा मोहम्मद गौरी, जो अफगानिस्तान में गौर एक जगह पड़ती है, वहाँ का रहने वाला था। इसने सबसे पहले 1175 ईस्वी में पाटन नामक स्थान पर आक्रमण किया। पाटन जो इस समय गुजरात में पड़ता है और वहाँ का राजा भीमदेव सेकंड हुआ करता था। उसके बाद ये आया तराइन के मैदान में। तराइन जो कि हमारा इस समय हरियाणा में पड़ता है, और उस समय पर अजमेर और दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान का शासन हुआ करता था। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेनाएं आमने सामने हो गई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान चूँकि एक हिंदू राजा थे और वो नियम और कानूनों को बहुत अच्छे से मानते थे, इसलिए उन्होंने घायल और निहत्थे मोहम्मद गौरी पर आक्रमण नहीं किया और उसको युद्ध से जाने दिया। ठीक एक साल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी फिर से तराइन के मैदान पर आ गया और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेनाएं फिर से आमने सामने हो गई। अब इसमें हम आपको एक थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहेंगे कि जो दिल्ली राजवंश है उसकी स्थापना करी थी तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने। मध्यकालीन भारत में दिल्ली को स्थापित किया था अनंगपाल तोमर में। उनके कोई लड़कियां नहीं थीं, उनके कोई लड़के नहीं थे, उनके 2 लड़कियां थीं, जिसमें उन्होंने पहली लड़की की जो शादी करी थी, जो बड़ी लड़की थी, वो कन्नौज के राजा हुआ करते थे विजयचंद, और जो दूसरी लड़की थी उसकी शादी उन्होंने करी थी पृथ्वीराज चौहान सेकंड से। तो विजयचंद के लड़के हुए जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के लड़के हुए पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो जो तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई, इसमें जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट लड़े। क्यों लड़े? इसका एक रीजन ये था कि उस समय के मध्यकालीन भारत में दिल्ली और अजमेर शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे, जिसका राज्य अनंगपाल तोमर ने पृथ्वीराज चौहान को दे दिया और उत्तर भारत का राज्य उन्होंने दे दिया जयचंद को। इस कारण यहाँ से दोनों के बीच में शत्रुता का भाव आया और फिर उसमें आग में घी का काम किया। पृथ्वीराज चौहान ने सहयोगिता का हरण कर लिया जो जयचंद की लड़की हुआ करती थी। तो यहाँ से जो है इन दोनों के बीच में और शत्रुता का भाव बढ़ गया और इसके बाद जो है तराइन की लड़ाई में 1192 ईस्वी में जो लड़ी गई, मोहम्मद गौरी का साथ दिया जयचंद ने। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और मोहम्मद गौरी इनको मार देता है। और उसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में ये लड़ाई लड़ी जाती है। जयचंद के पास जब ये संदेश पहुंचता है कि मोहम्मद गौरी उस पर आक्रमण करने वाला है,
तो जयचंद बोलता है कि हम तो आपके मित्र हैं, आपकी सहायता करी थी। तो मोहम्मद गौरी बोलता है जो अपने देश का ना हुआ, अपने भाई का ना हुआ, वो मेरा क्या होगा। और 1194 ईस्वी में वो कन्नौज पे भी अपना जो अधिपत्य होता है वो जमा लेता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है अपने समस्त राज्यों को जीतने के बाद, लूटपाट करने के पास वापस जा रहा होता है। तो 1206 ईस्वी में दमयक नामक स्थान पर, रावी नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर ये शाम की नमाज अदा कर रहा होता है। तो खोकर नाम की एक जनजाति होती है, वो इसको मार देती है और उसके बाद जो ये लूटपाट करके जो धन दौलत ले जा रहा होता है उसको वो लूट लेती है। 1206 ईस्वी में जिस दिन इसकी डेथ होती है उसी दिन दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश होता है गुलाम वंश, जिसको हम दास वंश, ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। गुलाम वंश का जो फाउंडर होता है, जो संस्थापक होता है, वो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान देता था बच्चों, इसीलिए उसको लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत ही सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करता था, इसीलिए उसे कुरान खवा भी कहा जाता है। और चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाती है। दिल्ली सल्तनत में अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, ब्रीफ में बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश शासन करते हैं। एक ट्रिक आपको बता देते हैं, ट्रिक का नाम है गुड़ खा तसले में। ट्रिक का नाम है गुड़ खा तसले में। गुड़ है यानी गुलाम वंश, खा है खिलजी वंश, ता है तुगलक वंश, सा है सैयद वंश, ला है लोदी वंश। यहाँ तक दिल्ली सल्तनत रहती है। और माँ है मुगल वंश। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी खिलजी वंश की। खिलजी वंश का महान राजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बनाए हुए नियम कानून भारत में अभी तक लागू हैं। जैसे उसने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी, सबसे पहले सेना को अग्रिम वेतन दिया, घोड़ा दागने की प्रथा लागू करी, चराई करो गड़ी कर चलाया, और कम तौलने वालों के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। बाजार व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे से लागू किया। ऐसे कई सारे काम अलाउद्दीन खिलजी ने किए, जिसके कारण उसका इतिहास में जिक्र होता है। उसके बाद हमारा आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक हुआ जिसके विपरीत भाग्य रहा। मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, लेकिन भाग्य उसके विपरीत था, इसीलिए उसे असफलताओं का बादशाह कहा गया। और उसके बाद आया फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया, और इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया, केवल 4 कर रखे, जजिया, जकात, खम्स और खराज। ठीक है, इसने 4 कर रखे। और उसके बाद आए लोदी, लोदी के बाद आए मुगल।